Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss about the chemical industries of chapter number 16, class 10. So let's start about chemical industries. तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 क्लास 10 का जो है जो केमिकल इंडस्ट्री के नाम से है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज चैप्टर नंबर 16। The rapidly growing populations and the desire to raise the standard of living has forced the scientists to devise methods for preparing cheap substitutes of substances obtained from natural sources. For this purpose, they developed new methods of preparations at low cost, large scale, and improved quality. The established industries in order to meet the needs of modern society. तो यहाँ पर ये बता रहे कि जो चैप्टर नंबर 16 है केमिकल इंडस्ट्रीज के हवाले से कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो इसमें ये बता रहे कि जो रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो इंसानों की जो आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, और इसके अलावा जो उनकी जो ख्वाहिशात हैं अपनी जो स्टैंडर्ड लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए जो साइंटिस्ट है वो मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके सोच रही है कि ऐसी चीज़ें बनाई जाए जो कि सस्ती भी हों और नेचुरल सोर्सेज से भी इनको हासिल किया जा सके। तो इस मकसद के लिए इन्होंने नए तरीके ईजाद किए जिसमें जो चीज़ों को कम कॉस्ट से इनको बनाया जा सके और ज़्यादा पैमाने पर बनाया जा सके और उसकी क्वालिटी भी ठीक हो, यानी उससे लोगों की ज़रूरियात भी पूरी हो। तो फिर उसने क्या किया, उन्होंने ये किया कि दे एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो इस मकसद के लिए इन्होंने जो इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की है ताकि लोगों की जो ये नीड है उनको पूरा किया जा सके। सोसाइटी का जो नीड है, जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का जो सस्ती भी हो और पायदार भी हो, उनको पूरा किया जा सके। Thousands of products like fertilizers, detergents, plastics, synthetic fibers, glass pharmaceuticals, food industries, paints, soap, etc. and their applications have increased the standard of living of millions of people in the last few centuries. Chemical industries also play a vital role in the economic development of a country. तो यहाँ पर ये बता रहे कि जो थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट जो है, यानी जो अशिया हज़ारों के हिसाब से जो अशिया है, जैसे कि डिटर्जेंट्स है, प्लास्टिक्स है और सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक से मुराद ये जो मैन मेड होता है, यानी वो चीज़ जो जिसको इंसान तैयार करे उसको कहते हैं सिंथेटिक, और इसको मैन मेड भी कहते हैं, और जो कुदरती तौर पर वो उसको कहते हैं नेचुरल। ग्लास फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स, जो पेंट्स है, सोप्स है, और ये इन चीज़ों को ना यानी देयर एप्लीकेशंस और इसके जो फ़वाइद हैं इंक्रीज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल। तो ये सारी चीज़ें जो है चूँकि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये सारी चीज़ें जो ना ये जो हमने अभी डिस्कस किया इसको जो पढ़ा है, ये फर्टिलाइजर्स है, डिटर्जेंट्स है, ये प्लास्टिक्स है, सिंथेटिक फाइबर्स, ये ग्लास फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोडक्ट्स है, पेंट्स है, सूप, और इसके काफ़ी सारे फ़वाइद हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बिलियन अरबों के हिसाब से जो लोग हैं उनका रोज़गार और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है इन चीज़ों से वाबस्ता हो गया, बल्कि ये हो चुका है काफ़ी सदियों से जो ना ये वाबस्ता है इन चीज़ों के साथ,
क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं है तो इंसान का जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इस तरह केमिकल इंडस्ट्रीज आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो भी अपना एक वाइटल रोल अदा करते हैं, जो यानी किसी मुल्क की जो इकोनॉमी है उनको मजबूत करने में केमिकल इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी तरह हैव यू एवर thought of how we get petrol and diesel from running or for running our vehicles, how metals are extracted from the ores। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा किया जा रहा है कि ये जो है, आपने कभी सोचा है कि हम पेट्रोल और डीजल जो है, पेट्रोल और डीजल इनको हम जिस पे हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो उनको उनको हाउ वी गेट, हम इसको कैसे हासिल करते हैं। तो ये पेट्रोल और जो डीजल है इनको हम कैसे हासिल करते हैं, क्या आपने कभी इस बात पे सोचा है। और फिर हम उससे अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो इसी तरह हाउ मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। इसी तरह जो मेटल्स है जिसको मुख्तलिफ जो ओर्स है या जो मिनरल्स है उनसे हम इनको कैसे हासिल करते हैं, तो ये इसको हम आगे पढ़ेंगे फिर तफसील के साथ। इसी तरह हाउ baking and washing sodas in ureas are manufactured commercially from cheap raw material। इस तरह ये जो महंगी चीज़ें हैं जिस तरह की ये बेकिंग सोडा है और वॉशिंग सोडा है और यूरिया है, इसको हम कैसे सस्ते जो ना मटीरियल से हासिल करते हैं या बनाते हैं। हाउ पेट्रोल्स आर प्रोड्यूस्ड, पेट्रोल को कैसे बनाते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये जो लेक्चर है इसको अगर आप सुनेंगे, इसको गौर से सुनेंगे, इसको देखेंगे, तो आपको फिर ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में पूरी तफसील से पता चलेगा कि ये कैसे बनाए जाते हैं, यानी मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पेट्रोल को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, डीजल को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके लिए क्लियर हो जाएगी, आपकी जहन में वाज़ेह हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये है कि द इंडस्ट्रीज प्लेस अ मेजर important role to convert low cost material into useful and usable product। तो जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज इनका अहम रोल होता है। वो क्या करते हैं, उनका जो काम होता है इंडस्ट्रीज का, तो वो जो लो कास्ट मटेरियल होते हैं जिसपे खर्चा कम आता है, लो कास्ट यानी जिसपे खर्चा कम है उसको लो कास्ट कहते हैं। तो वो जो मटेरियल होते हैं उसको इंतहाई यूजफुल जो है ना यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यानी यूँ समझे कि इंडस्ट्रियाँ जो पायदार जो प्रोडक्ट्स होती है उनको सस्ते तरीन प्रोडक्ट से बनाते हैं। तो दिस इंक्लूड्स लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज फ्रॉम सूप्स और टू फर्टिलाइजर्स, फ्रॉम सिंथेटिक रबर टू फार्मास्यूटिकल्स। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हैं, तो ये यानी जो सस्ती तरीन चीज़ें हैं जिससे महंगी चीज़ें बनाते हैं वो क्या है, जैसे कि हम सूप से फर्टिलाइजर्स को बनाते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह जो सिंथेटिक रबड़ है उससे हम फार्मास्यूटिकल्स जो चीज़ें उनको बनाते हैं। इस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। तो ये जो है जो पेट्रोल और डीजल है इसको भी हम कैसे हासिल करते हैं, इसकी हम रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग तो फिर किस चीज़ की करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं हम क्रूड ऑयल की, यानी क्रूड ऑयल जो है ये मेन सोर्स है। तो उसकी जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास पेट्रोल और डीजल बन जाता है, और एक रिफाइनरी फैक्ट्री होती है उसमें ये काम हो रहा होता है। उसके बाद है 16.1 बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस विद रेफरेंस टू कॉपर। तो मेटलर्जी क्या चीज़ है और मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं, तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मेटल्स इन डे टू डे लाइफ wake up the interest of men in their properties and the source from which they could be recovered। This gave birth to a new branch in chemistry called metallurgy।
तो ये बता रहे कि जो इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ मेटल्स है, मेटल्स जितने भी हैं उनका जो इस्तेमाल जो है चूँकि सोसाइटी में या मुल्क के अंदर ये बढ़ता जा रहा है, उसकी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है जो डेली डे टू डे लाइफ में। तो उसमें फिर क्या होता है, उसके बाद है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या चीज़ है? The science that deals with the procedure used in extracting metals from their ores, purifying, alloying metals, and creating useful objects from metals is called metallurgy. अब मेटलर्जी क्या चीज़ है, इसकी डिफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। तो मेटलर्जी बेसिकली ये वो साइंस है, ये एक साइंस है जो डील करता है, यानी वो प्रोसीजर जिसको इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स को ओर्स से, यानी मुख्तलिफ किस्म के ओर्स है उससे जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद फिर प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाइंग, उसके बाद फिर एलाइंग करते हैं, एलाइंग मेटल्स, यानी कि एलाई का मतलब है कि जो दो मेटल्स का जो मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा जो मेटल्स का मिक्सचर होता है जो आपस में यानी एक उसमें होते हैं, मिक्सचर में होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एलाइंग। एंड क्रिएटिंग यूजफुल ऑब्जेक्ट्स हो, और फिर उससे हम मुफीद जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं फ्रॉम मेटल्स हो, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी मुख्तसर ये कि जो मेटलर्जी है वो साइंस है जिसमें मेटल्स को, धातुओं को और उसकी जो ओर्स होते हैं उनसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद उन मेटल्स को साफ किया जाता है, फिर उसकी एलाई मेटल बना दिया जाता है और फिर उनसे अहम चीज़ें बनाई जाती है। इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं क्या, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी is also the practice of removing variable metal from its ores and refining the extracted raw metals into a purest form. तो मेटलर्जी जो है क्या है, ये मतलब रिमूविंग ऑफ जो कीमती मेटल्स होते हैं उसको अगर हम उनके ओर से निकाल लें या अलहदा करें और उसके बाद रिफाइनिंग और रिफाइनिंग इसकी करें और फिर एक्सट्रैक्ट करें रॉ मटेरियल्स और उसको प्योर हम बना लें, यानी जो रॉ मटेरियल होता है या जो ओर्स होते हैं उनसे जो मेटल्स को निकालते हैं उसको साफ करते हैं और फिर उसको हम प्योर फॉर्म में लेके आते हैं, तो इसको कहते हैं मेटलर्जी। मोस्ट ऑफ दी मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, सोडियम एटसेट्रा। अभी क्या है, कॉपर, आयरन, कॉपर और सोडियम में क्या है, मेटल्स है। तो ये जो है इस आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर एंड आर कॉल्ड मिनरल्स। तो ये जो चीज़ है, कॉपर है, सोडियम है और आयरन, ये जो है ना ये क्या होते हैं, यानी कंबाइंड स्टेट में होते हैं, जो कुदरती तौर पर ये जो पाए जाते हैं जहाँ पे, ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं और इसको कहते हैं मिनरल्स, इसको कहा जाता है मिनरल्स। तो एन एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स एंड अदर इम्प्योरिटीज इज नोन एज ओर। अब यहाँ पर ये कि एक तो मिनरल्स है, ठीक है ना, उसके बाद जब काफ़ी सारे मिनरल्स हो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, यानी किसी उसमें, तो और यानी एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स और बाकी जो इम्प्योरिटीज है, तो उसको जब इकट्ठा एक हालत में हमें मिल जाए तो उसको हम कहते हैं ओर। यानी ओर जो है ना एक बड़ा फॉर्म है, एक लार्ज फॉर्म है ऑफ मिनरल्स, यानी ओर्स में होते हैं मिनरल्स एंड इम्प्योरिटीज और मिनरल्स में होते हैं यानी एलाइस, उसमें होते हैं एलाइस एंड से, और एलाइस में क्या होती है, मुख्तलिफ मेटल्स होते हैं, यानी जिस तरह सोडियम है, यानी आयरन है, ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें जो होती है ना वो एलाई फॉर्म में होती है। तो इसको हम बारी बारी पढ़ेंगे यहाँ पर। अब मिनरल्स क्या चीज़ है यहाँ पर, मिनरल को किस चीज़ को कहते हैं? The majority of metals are usually found in combined form having definite chemical composition. The naturally occurring metallic compounds are called minerals. अब मिनरल्स क्या चीज़ है, मिनरल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मिनरल क्या चीज़ है। तो हम मिनरल क्या, मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स, जो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं
तो उसमें कंबाइन फॉर्म में उसको हमें मिल जाते हैं, यानी ज़्यादातर मेटल जो कंबाइन फॉर्म में होते हैं और उसकी फिर डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होती है, प्रॉपर यानी इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है। तो द नेचुरली अकरिंग मेटालिक कंपाउंड्स, तो ये जो नेचुरली जो कुदरती तौर पर ये कंपाउंड जो पाए जाते हैं मेटालिक कंपाउंड, इसको कहते हैं मिनरल्स। यानी मेटल्स को अगर कंबाइन फॉर्म में कहीं पे मौजूद हो कुदरती तौर पर, तो उसको हम कहेंगे क्या, मिनरल्स। उसके बाद है ओर। तो ओर क्या चीज़ है, ओर्स द एन एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स। अब ये कहते हैं मिनरल्स का इकट्ठा होना, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जब किसी जगह पर इकट्ठे मौजूद हो, पाए जाते हो, एंड अदर इम्प्योरिटीज इज नोन एज ओर। यानी एक तो मेटल्स और एक यानी मिनरल्स जो है, अब मिनरल्स हमने पढ़ा है कि ये क्या है, इन कंबाइंस यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स इन कंबाइंड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। अब यहाँ पर और में क्या है, एन एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स, यू कैन से देयर नाउ द combination, we can say the existence of more minerals in aggregate form, the existence of more multiple, you can say the existence of multiple minerals in aggregate form, that is called ore. तो यहाँ पर ये जो डिफिनेशन दी गई है कि an aggregator of minerals and other impurities is known as ore। तो ओर में क्या होता है, ओर में मिनरल्स भी होते हैं मुख्तलिफ किस्म की, और साथ साथ क्या होती है, इम्प्योरिटीज भी होती है, बाकी इम्प्योरिटीज, तो उसको हम ओर कहते हैं। तो अब मिनरल में क्या है, इम्प्योरिटीज नहीं होती, मिनरल में इम्प्योरिटीज नहीं होती, सिर्फ जो मेटल्स होते हैं वो कंबाइन फॉर्म में होते हैं, तो उसको मिनरल्स कहते हैं। लेकिन जो ओर्स है उसमें यानी कि जो है मिनरल्स भी होते हैं और साथ साथ वो इम्प्योरिटीज भी होती है, तो उसको हम कहेंगे ओर। उसके बाद है गैंग। अच्छा, ये आगे कहते हैं कि ये नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल्स फ्रॉम विच अ metal are valuable minerals can be extracted profitably is called an ore। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ओर है वो क्या चीज़ है, नेचुरली अकरिंग सॉलिड। तो ये कुदरती तौर पर एक सॉलिड होता है, एक ठोस की हालत में होता है, मटेरियल होता है, नेचुरल अकरिंग सॉलिड मटेरियल, यानी कुदरती तौर पर पाया जाने वाला एक ठोस मटेरियल होता है, जिससे हम फ्रॉम विच मेटल आर वेल्यूएबल, जिससे हम मेटल्स को या दूसरी जो कीमती मिनरल्स होते हैं, अशिया होती है, उनको हम निकालते हैं और फिर उसको हम कहते हैं, इसको क्या क्या कहते हैं, ओर। यानी कुदरती तौर पर पाया जाने वाला वो ठोस चीज, मटेरियल या चीज़ जिससे हम कीमती मिनरल्स को निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओर। उसके बाद है गैंग। गैंग ये जिस तरह कहते हैं बड़ा गैंग है ये, तो द अर्थी मटेरियल सच एज सैंड, रॉक, क्ले एंड अदर इम्प्योरिटीज अटैच्ड विद ओर्स आर कॉल्ड गैंग। अब यहाँ पर गैंग को जो है वो इसका कोई ओर्स या मिनरल के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता, ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये क्या होते हैं, ये ओर्स के साथ ये लगे हुए सैंड, रॉक, क्ले और अदर इम्प्योरिटीज होती है जो ओर के साथ लगी होती है, तो उसको हम कहेंगे गैंग। अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, मेटल्स अकर इन नेचर आइदर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। मेटल जो है या तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो a metal is a solid to occur native or free when it is found in nature। यानी मेटल क्या है, ये कहाँ के पाए जाते हैं, मेटल ये नेचर में पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, या तो फ्री स्टेट में होते हैं या फिर कंबाइंड स्टेट में होते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, ये कुदरती तौर पर या फ्री स्टेट में होते हैं या कंबाइंड स्टेट में होते हैं। तो इसमें ये जो है ना, ये अक्कर इन नेटिव यानी दूसरे के साथ मेटल्स के साथ मिले होते हैं या फ्री स्टेट में होते हैं, इट इज फाउंड इन नेचर। कुदरती तौर पर अमूमन ये या फ्री होते हैं या कंबाइंड स्टेट में होते हैं या नेटिव फॉर्म में होते हैं।
we can say in the metallics. अब ये कह रहे कि in the metallic state for example gold, silver, platinum etc. तो अगर हम ये कि मेटालिक नेचर मेटालिक स्टेट में क्या है, यानी जिस तरह ये गोल्ड है, गोल्ड, सिल्वर और प्लाटिनम, ये क्या है, ये मतलब इकट्ठे पाए जाते हैं मेटालिक स्टेट में, पाए जाते हैं नेचर में गोल्ड, सिल्वर और प्लाटिनम। तो उसके बाद है कि मोस्टली दिस अनरिएक्टिव मेटल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर। तो ये जो अनरिएक्टेड मेटल्स है इस पे बारिशों का, पानी का और हवा का कोई असर नहीं होता। वेयर इज द रिएक्टिव metals like sodium, calcium, potassium are chemically reactive, are affected by air, water and other chemical reagents। तो ये जो चीज़ें हैं गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ये तो हवा और पानी से उसके ऊपर कोई असर इनका नहीं होता, हवा और पानी का। लेकिन जो बाकी जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि यानी रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और पोटाशियम है, तो ये क्या है कि ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं और ये हवा और पानी के ज़रिए से ये मुतासर हो जाते हैं, और दूसरे जो केमिकल रीजन्स हैं उनको जब हम उसमें इसके साथ डालेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो ये इफेक्ट हो जाते हैं। जनरली दे अकर इन कंबाइंड स्टेट, अमूमन ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। व्हेन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल PbS, लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये जो है ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, कंबाइंड स्टेट में होते हैं। नॉन मेटालिक जो एलिमेंट्स उसके साथ होते हैं, जैसे कि ये PbS, ZnS, Fe2O3, L2O3 एंड CF2 एटसेट्रा। उसके बाद बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। तो बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या है, यानी जो बेसिक मेटलर्जी में जो काम होते हैं वो क्या है, इट इन्वॉल्व्स मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, और इन दिस प्रोसेस मेटल इज नॉट ओनली सेपरेटेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स but it is also made suitable for use because most of the metals are not suitable for use in pure form। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन जो होते हैं, यानी मेटलर्जी में जो काम हो रहे होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि जो मेटल्स हैं उनको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए ताकि उनसे अपने मकासद को हासिल कर सकें। तो उससे फिर क्या होता है, अब यहाँ पर ये जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन है तो इट इन्वॉल्व मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। ये मुख्तलिफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में शामिल होते हैं, और इसमें क्या होता है, मेटल्स इन नॉट मेटल जो होता है इट इज़ नॉट ओनली सेपरेटेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स। यानी जिस तरह हमने पढ़ा है कि मेटल्स को हम जो इनकी जो ओर्स होते हैं उनसे वहाँ से अलहदा करते हैं, लेकिन मेटलर्जी में सिर्फ यही काम नहीं होता कि मेटल्स को ओर्स से अलहदा करते हैं, बल्कि इसमें ये और भी काम भी होते हैं। और वो कौन से, वो ये है कि इट इज़ आल्सो मेड सुटेबल फॉर यूज। यानी जो मेटल्स को हम ओर से अलहदा करते हैं, उसको अलहदा करने के साथ साथ उनको कीमती भी बनाया जाता है ताकि इस्तेमाल के काबिल भी तो हो। ये ना हो कि उसको बस सिर्फ अलहदा किया और उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल के काबिल ना हो, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि मेटलर्जिकल ऑपरेशन में मेटल्स को निकाला भी जाता है और उनको यूजफुल फॉर्म में जो लेके जाते हैं ताकि वो इस्तेमाल के काबिल हो और डेली जो लाइफ है उनमें काम आ सके। बिकॉज मोस्ट ऑफ दी मेटल्स आर नॉट सुटेबल फॉर यूज इन प्योर फॉर्म। क्योंकि मेटल जो होता है अगर प्योर फॉर्म में उसको अलहदा करें मेटलर्जी में, तो वो प्योर फॉर्म में कुछ बाज़ मेटल जो होते हैं वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होते, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर हम उनको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए दूसरे मेटल्स के साथ यकीन से एलाई बनाते या बाकी उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते। तो ये होता है मेटलर्जिकल ऑपरेशन। यानी ये मेटलर्जिस्ट जो है, मेटलर्जी वाले जो लोग इनका काम होता है ये। तो उसके बाद है देयर इज नो सिंगल मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ऑल मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। दुनिया में कोई भी एक तरीका नहीं है सिर्फ जिससे हम सारे जो मेटल्स है उनको उनकी जो ओर है उनसे फौरन अलहदा करें, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं होता। बिकॉज मेटल्स एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म इन कंबाइंड स्टेट। तो क्योंकि मेटल जो है वो क्या होता है, कोई फ्री स्टेट में तो होती नहीं कि हम उठा के उसको
बाहर निकाल लें आनन फानन में, बल्कि ऐसा नहीं होता, बल्कि ये कंबाइंड स्टेट में जो होते हैं मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मिले होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, तो वो अलग नहीं होते, तो इसलिए उनको अलग किया जाता है। अब वो इकट्ठे कैसे होते हैं, इकट्ठे यानी ये इकट्ठे ऐसे होते हैं जैसे कि ये किस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ये है कि सच एज ऑक्साइड्स फॉर्म में, सल्फाइड्स, हैलाइड्स, कार्बोनेट्स, सिलिकेट, सल्फेट, फॉस्फेट फॉर्म। तो ये जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, इसमें जो मेटल्स हैं पाए जाते हैं सल्फाइड्स फॉर्म में, यानी ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड्स फॉर्म में होते हैं, हैलाइड्स फॉर्म में होते हैं, कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं, सिलिकेट फॉर्म में होते हैं, और सल्फेट फॉर्म में होते हैं, और फॉस्फेट फॉर्म में होते हैं। तो इन फॉर्म्स में ये मेटल्स पाए जाते हैं, और ये जनक क्या होते हैं, इनको फिर अलग किया जाता है। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाई वेराइटी ऑफ मेथड्स। तो मेटल्स को हम जो उनकी जो ओर्स होते हैं उनको मुख्तलिफ तरीकों से सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम आर एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। यानी अब ये जो है जो रिएक्टिव मेटल्स हैं जिस तरह की सोडियम है, पोटाशियम है और कैल्शियम और एल्यूमिनियम, तो इसको हम कैसे, ये जो मेटल्स है तो इनको हम ओर से कैसे अलग करते हैं, तो ये हम ओर से अलग करने के लिए एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए से हम ये जो रिएक्टिव मेटल्स हैं यानी सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम इनको अलग करते हैं। तो इसके साथ तो ये जो वाइल लो रिएक्टिव मेटल्स ऑक्सीजन, यानी अब चूंकि ये सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम एल्यूमिनियम तो हाईली रिएक्टिव है, तो उसके अलावा जो लो रिएक्टिव है जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, तो ये क्या है, लो रिएक्टिव है। तो ये इसको कैसे अलग करते हैं, इज आर स्ट्रक्चर बाई इंटायरली केमिकल मेथड्स। तो इसको हम जो है ना जब अलग करते हैं तो पूरा एक यानी मुकम्मल तौर पर ये केमिकल मेथड्स को अपनाया जाता है, जिसके ज़रिए से हम यानी इसमें केमिकल्स डालते हैं उन ओर्स में, फिर जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं जो इनको उन ओर्स में डाला जाता है, जिसकी वजह से फिर ये मेटल्स को अलग किया जाता है। तो ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, आसान नहीं होता। द सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन इज मेनली डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो अब ये जो एक्सट्रैक्शन होती है, ये सिलेक्शन जो प्रोसेस में जो मेटल्स की एक्सट्रैक्शन होती है, तो वो कैसे होती है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो इसको बारे में बताया गया है नीचे। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ द ओर, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और हैलाइड्स। यानी अब ये जो है जो टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन इज मेनली डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो एक्सट्रैक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नंबर फर्स्ट है टाइप ऑफ ओर्स, ओर्स किस तरह का, ऑक्साइड का है, सल्फाइड का है, कार्बोनेट का और हैलाइड का। उसके बाद ये रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स कंटेन इन द ओर। उसके बाद डिपेंड करता है कि जो मेटल्स है ओर के अंदर वो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। तो उसके बाद नेचर ऑफ द गैंग प्रेजेंट इन द ओर। यानी ओर्स में जो गैंग है वो जो प्रेजेंट है वो किस नेचर का है, यानी गैंग समझा दिए कि जो सिलिका है या जो क्ले है जो ओर्स के साथ लगा होता है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो वो किस नेचर का है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये एक्सट्रैक्शन यानी जब हम करते हैं मेटल्स को अलग करते हैं ओर से, तो इन चीज़ों को देखा जाता है कि ये कौन से ओर है, किस तरह के है, और उसके अंदर जो मेटल्स है वो रिएक्टिव है या नहीं रिएक्टिव है, ये कितने रिएक्टिव है, और इसके अलावा जो गैंग लगा हुआ है वो किस तरह का है। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से जो ना ये उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स डाल के उनको मेटल्स को अलग किया जाता है। यहाँ पर ये ओवरव्यू दिया गया है फिगर 16.1 में। अब यहाँ पर बताया गया मेटलर्जी की में कौन कौन से स्टेप्स शामिल होते हैं। तो ये एक लेआउट दिखाया गया है, तो इसमें है 3 स्टेप्स। नंबर फर्स्ट स्टेप में पहले इसको पढ़ते हैं, 3 स्टेप होते हैं, 1 2 3। तो पहले फर्स्ट स्टेप को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ओर जो होता है उसको कंसंट्रेट किया जाता है, और उसको कंसंट्रेट किया जाता है, यानी पहले उसमें फुर्सत में।
तो उसके बाद जो कंसनट्रेशन ऑफ ओर है उनकी उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें फिर दो किस्म के होते हैं, फिजिकल मेथड और उसके बाद है केमिकल मेथड्स। यानी फिजिकल मेथड्स ये होते हैं कि उसको हम फिजिकली जो है ना मेटल्स को और से अलग करें। फिजिकल से मुराद ये कि जिस तरह ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, डेंसिटी है, या जो वेपर प्रेशर है, ऑपरेशन है, इस तरह का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये मुख्तलिफ हीट जो हीटिंग है इस तरह की, तो ये सारी जो है ना चीज़ों फिजिकल फॉर्म में आती है, यानी फिजिकल तरीके से हम इसको अलहदा करेंगे। दूसरा है केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स में यानी केमिकल जो मेथड्स हैं वो क्या है, वो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो मेटल्स को अलग करते हैं और से, तो उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स आ जाते हैं, तो वो केमिकल्स फिर उन मेटल्स के साथ इसको कम्प्लेक्स बनाते हैं या रिएक्शन कर लेते हैं, तो उसको फिर केमिकल्स के ज़रिए से हम उन मेटल्स को और से अलग करते हैं। अब फिजिकल जो है जो मेथड है, यानी ये जो फिजिकल मेथड है, इसमें अब अगर देखा जाए तो इसमें फिर क्या शामिल आ गए, इसमें है मैग्नेटिक सेपरेशन। हाँ, फिजिकल जो मेथड्स है उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन है ये, यानी मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट के ज़रिए से हम मेटल्स को अलग करते हैं। और इसके साथ साथ तो जो फिजिकल में और शामिल है जो यानी सेपरेशन है, तो फिजिकल में और हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी हाइड्रोलिक वॉशिंग भी उसमें शामिल है फिजिकल मेथड्स में। उसके बाद है फ्लैश फ्लोटेशन। तो ये फ्लैश फ्लोटेशन भी जो फिजिकल मेथड्स में एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम मेटल्स को और से अलग करते हैं। अब लेकिन केमिकल्स जो मेथड्स है उसमें सिर्फ ये लीचिंग शामिल है। लीचिंग यानी केमिकल्स हम डालते हैं तो फिर लीचिंग होती है, और लीचिंग के ज़रिए से फिर हम मेटल्स को मुख्तलिफ मेटल्स को और जैसे उनके जो ओर्स होते हैं उनसे अलग करते हैं। ये तो हो गया फिजिकल और केमिकल मेथड्स। स्टेप 1 हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 2 में क्या होता है। तो स्टेप 2 में हम मेटल्स को कैसे अलग करते हैं और से। तो स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 इसमें ये होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो उनकी क्या होती है, एक्सट्रैक्शन होती है। यानी स्टेप 2 में मेटल्स की क्या होती है, एक्सट्रैक्शन होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की एक्सट्रैक्शन होती है। तो अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या चीज़ है, इसमें भी दो टाइप्स है। तो एक होती है रोस्टिंग, दूसरा है कैल्सिनेशन। तो इनमें से जो दो है, एक है रोस्टिंग, दूसरा क्या है, कैल्सिनेशन। यानी रोस्टिंग से बता दिए कि जिस तरह आपने सुना होगा कि हमने रोस्ट बना लिया। तो रोस्ट कैसे बनता है, जिस तरह हम जो कोई पीस होता है गोश्त का, चिकन पीस होता है, तो हम इसको हम गर्म करते हैं, इसको हम आग में पकाते हैं, उसमें ऑयल डाल के उसको पकाते हैं, मिर्च मसाले वगैरह डाल के इसमें रोस्ट करते हैं। तो ये रोस्टिंग भी ऐसी है ना कि जो यानी मेटल्स हैं उसमें जो ओर्स हैं उनको रोस्ट करते हैं, उसमें मुख्तलिफ उसको हीटअप करते हैं, उसमें मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको डालते हैं ताकि वो रोस्ट हो जाए। और उसके बाद है कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन यानी उसमें ये प्रोसेस जिसमें जो एयर है उसमें बहुत कम एयर की मौजूदगी में यानी प्रोसेस होता है, या बल्कि एब्सेंस की इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी इसमें हवा हम इस्तेमाल नहीं करते। जबकि जो रोस्टिंग होती है उसमें जब हम हीटिंग करते हैं ओर्स की, तो उसकी जो हीटिंग करते हैं तो उसकी लोअर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स, जो यानी और इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स की यानी जो बिलो दी इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स उसकी हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। यानी मुख्तसर ये कि कैल्सिनेशन में एयर को यूज़ नहीं करते ऑक्सीजन को, जबकि रोस्टिंग में एयर को या ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। तो कैल्सिनेशन क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट ओर्स। यानी ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट ओर्स है। तो रोस्टिंग बेसिकली इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ ओर्स lower than its melting point in the presence of air or oxygen, while calcination involves the thermal decomposition of carbonate ores.
रोस्टिंग अमूमन जो होती है ना वो सल्फाइड जो मिनरल्स होते हैं उनमें होती है, यानी रोस्टिंग इज कैरिड आउट मोस्टली फॉर सल्फाइड मिनरल्स। तो उसके बाद कैल्सिनेशन की जो मराहल है वो कौन कौन से हैं? अब कैल्सिनेशन के जो मराहल है वो कौन कौन से? कैल्सिनेशन की जो मराहल है उसमें ये कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स टू मेटल्स, उसमें जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको मेटल में कन्वर्ट करते हैं, यानी रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी मेटल ऑक्साइड फॉर्म में तो उसके जो ऑक्सीजन लगा होता है उसको हटा देते हैं साथ, तो फिर उसके बाद फिर ये मेटल जो है ना यानी मेटल फॉर्म में आ जाता है। तो अब रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल कैसे होता है? उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हीट है, यानी रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। तो ये फिर हीट उसको हम करते तो फिर ये क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। तो उसके बाद एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है, यानी जिससे जो ऑक्सीजन है उनको निकाला जाता है। यानी अगर हम मेटल्स को ऑक्साइड फॉर्म में उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ये जो 1 2 3 4 तरीके जिससे हम उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं मेटल को। तो पहला क्या है? हीट करते, उसको गर्म करते ताकि ऑक्सीजन मेटल से अलग हो जाए और वो मेटल प्योर फॉर्म में आ जाए। उसके बाद एक कार्बन इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को उठाने के लिए, क्योंकि फिर वो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बन जाता है, जिसकी वजह से फिर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है मेटल से। और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं उसमें फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। और इसी तरह एल्यूमिनियम को भी इस्तेमाल करते उसको एल्यूमिनियम को भी यूज़ करते फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल्स। इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस का जो मरहला है प्रोसेस है उसको भी हम यूज़ करते फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल्स टू फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल्स फॉर्म। तो ये जो 5 तरीके हैं इनको हम यूज़ करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स टू मेटल। पहला क्या है? हीट है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है, एल्यूमिनियम है और इलेक्ट्रोलिसिस है। तो ये तो रिडक्शन के मराहल थे। तो उसके बाद फिर हम स्टेप 3 की तरफ आते हैं। स्टेप 3 क्या चीज़ है? स्टेप 3 यानी स्टेप 3 में हम क्या क्या करते हैं? उसमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की रिफाइनिंग होती है। उसके बाद होती है लिक्विफिकेशन होती है। तो उसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है। उसके बाद होता है डिस्टिलेशन होती है। तो ये जो 4 मराहल है, यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, लिक्विफिकेशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड डिस्टिलेशन, ये 4 मराहल है। इसमें इसके ज़रिए से जो है हम मेटल्स को उनकी जो ओर्स है उनसे अलग करते हैं। तो ये तो था मेटलर्जी प्रोसेस, जिसके ज़रिए से हम मेटल्स को उनकी जो ओर्स है उनसे अलग करते हैं। The steps involved in metallurgy for extraction of metals in pure state from its ores are, तो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मेटलर्जी में, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से? वो ये वाले हैं। पहला स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी ओर को हम कंसंट्रेट करते हैं। कैसे करते हैं ये आगे बताइए। द रिमूवल ऑफ यूजलेस रॉकी पोर्शन ऑफ द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ये रिमूवल ऑफ जो यानी जो यूजलेस जो बेकार रॉकी पोर्शन होता है ओर का, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। यानी अगर जो यूजलेस यानी बेकार जो राकी पोर्शन होता है ओर के साथ जो लगा होता है
उसको जब हम हटाते हैं तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और से हम इनको यानी और के साथ लगा होता है, जिस तरह ये मुख्तलिफ किस्म की जो राख से वो जो हमारे किसी काम का नहीं होता वो उसके साथ लगा होता है और के साथ, तो उनको जो हम जब हम हटाते हैं क्योंकि हमने मेटल्स को इससे निकालना होता है और से, तो इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड इनरिचमेंट ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। इसको हम कहते हैं, इसको ड्रेसिंग ऑफ यानी इनरिचमेंट ऑफ, बल्कि जो और या बल्कि बेहतर लफ्ज़ है, बेहतरीन लफ्ज़ है ड्रेसिंग ऑफ ओर। इसको कहते हैं ड्रेसिंग ऑफ। जिस तरह ड्रेसिंग करते हैं तो उसको भी हम साफ सुथरा, यानी ड्रेसिंग जब हम करते हैं तो पहले हम साफ सुथरा हो जाते हैं, अपने आप को नहाते हैं, साबुन से अपने आप को धोते हैं, उसके बाद फिर कपड़े पहनते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। तो ये भी ऐसी है ना कि इनको भी जो यानी गंद होता है उनको फिर उसे साफ किया जाता है और से, उसकी जिसको हम कहते हैं ड्रेसिंग, उसने ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो उसके बाद ओर इज एन इम्प्योर मेटल। तो ओर क्या है? इम्प्योर मेटल है। और मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स होते हैं, तो वो क्या है? इम्प्योर मेटल है कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल। तो ओर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ज़्यादा मकदार में जो मट्टी लगी होती है, क्या लगी होती है? सैंड लगा होता है, और इसके अलावा रॉकी मटेरियल लगा होता है, तो ये ओर में लगा होता है। अब ये द इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल्स और लाइमस्टोन, मिका एटसेट्रा आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। तो ये जो इम्प्योरिटीज है जैसे कि सैंड है और रॉकी मटेरियल्स है, लाइमस्टोन है और मिका है, जिसको हम गैंग कहते हैं, या हम इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो दिस इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी ये जो इम्प्योरिटीज है, जो गैंग है, उसको और से यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स शुरू करने से पहले इनको हटाया जाता है, उनको उनकी ड्रेसिंग की जाती है, ताकि टू अवॉइड बल्क हैंडलिंग एंड सब्सिक्वेंट फ्यूल कॉस्ट। ताकि जो फजूल किस्म का जो यानी कि जो राखी मटेरियल लगा होता है, सैंड लगा होता है, उसको जब हम हटाते हैं तो फिर उससे क्या होगा? वजन भी कम हो जाता है, साइज भी कम हो जाता है और का, और इसके अलावा हमारा जो फ्यूल है वो भी फजूल किस्म का जो यानी कंज्यूम होने से बच जाता है। अच्छा, कंसंट्रेशन के बाद क्या होता है? क्रशिंग होती है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो ये उसके बाद ये होती है क्रशिंग होती है, यानी अब और साफ हो गया, उसकी ड्रेसिंग हो गई, तो उसके बाद फिर उसकी होती है क्रशिंग और ग्राइंडिंग होती है। तो ह्यूज लम्स, बड़े बड़े जो लम्स होते हैं, जो गाले होते हैं, बड़े बड़े लम्स जिसको बोलते हैं, ह्यूज लम्स ऑफ ओर्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ क्रशर्स एंड ग्राइंडर्स। अब क्रशिंग में होता है कि जो बड़े बड़े गाले होते हैं, जो लम्स होते हैं, उनको क्रशर्स के ज़रिए से और ग्राइंडर के ज़रिए से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और को तोड़ा जाता है। तो थोड़े को क्या होता है? दिस पीसेस आर देन रिड्यूस्ड टू फाइन पाउडर विद हेल्प ऑफ अ बॉल मिल और स्टैम्प मिल। तो ये जो छोटे छोटे पीस होते हैं, उनको फिर पीसा जाता है ताकि उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। और ये सारा जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है? बॉल मिल, एक चक्की होती है जिसको बॉल मिल कहते हैं या स्टैम्प मिल। उसके बाद होता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। तो इसको पल्वराइजेशन भी कहते हैं इस प्रोसेस को। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ओर, अब ये इंसार करता है कि ओर किस किस्म का है। वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू कंसंट्रेट द ओर। तो फिर मुख्तलिफ किस्म के जो है इसके स्टेप्स है, जिसको लेने के बाद उनको फिर ओर को जो है कंसंट्रेट किया जाता है। तो यानी पहली फुर्सत में क्रशिंग होती है, उसके बाद फिर जब कंसंट्रेशन उसकी होती है, ग्राइंडिंग होती है, और उसके बाद फिर दीज आर मोस्टली फिजिकल मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड आल्सो सम केमिकल मेथड्स। तो ये मोस्टली फिजिकल मेथड्स है। तो ये क्या है? ये उसके बाद ओर को फिर कंसंट्रेट करते हैं, पहले क्रशिंग करती है, उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसकी ओर की कंसंट्रेशन होती है। तो ये सारे जो है केमिकल फिजिकल मेथड्स है ऑफ कंसंट्रेशन, और कुछ ना कुछ में केमिकल मेथड्स भी
की ज़रूरत पड़ जाती है। अब पहला जो है मरहला क्या है वो हैंड पिकिंग क्या है? In this method, the ores are concentrated to sufficient degree of purity by simply picking it with the hand and breaking the rock stone with the hammer. तो हैंड यानी हम हाथ से हैंड पिकिंग यानी हैंड पिकिंग कहते हैं चुनना को, यानी चुनना यानी हाथ से चुनना। तो ये जो है उसको कहते हैं चुनना, यानी हाथ से चुनना। तो चुनना इसको कहते हैं चुनना, हैंड पिकिंग हाथ से चुनना। तो इस मेथड में भी क्या होता है, ओर्स को कंसंट्रेट किया जाता है और टू सफिशिएंट डिग्री ऑफ द प्योरिटी बाय सिंपली पिकिंग, यानी सिंपली उसको जो है हाथ से चुनने से हमको कंसंट्रेट किया जाता है और एंड ब्रेकिंग द रॉक स्टोन विद, और इसको हैमर से तोड़ा जाता है, यानी जो हैमर होता है, हथौड़ी होती है, उनसे उनको तोड़ा जाता है। उसके बाद दूसरा मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ द ओर एंड गैंग। तो ये मेथड डिपेंड करता है जिसको हम ग्रेविटी सेपरेशन कहते हैं कि जो डेंसिटी है ओर का और गैंग का उसमें कितना फर्क है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द ओर पार्टिकल्स आर पोर्ड ओवर अ हाइड्रोलिक क्लासिफायर व्हिच इज वाइब्रेटिंग inclined cable with grooves and a jet of water to allow to flow over it. The denser ore settle in the grooves while the lighter gangues particles are washed away. The hydraulic washing method is shown in the following figure. तो ये जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि ये हाइड्रोलिक जो वॉशिंग है ये कैसे होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये ओर है, ये क्या है, ओर है, अ प्लेटफॉर्म विद एजिस। तो यहाँ पर ये ओर है, इसको ये ओर में है, फिर यहाँ पर ये पानी आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर डिफरेंस इन ग्रेविटीज। तो अब यहाँ पर ये इसमें ओर है, ये सारा जो पड़ा हुआ है ये ओर है, ये ओर है, इसमें पानी आ गया, पानी डाल दिया गया इसमें से। तो अब पानी में जो लाइट हो, डिफरेंस इन ग्रेविटीज, जो यानी कि जो लाइट होगा ना और होगा वो क्या होगा, वो ऊपर आएगा, ऊपर सरफेस पे आएगा, ऊपर सरफेस की तरफ आएगा, और जो डेंस होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो वाटर एंड लाइटर गैंग पार्टिकल्स। तो ये जो ऊपर आ रहे हैं ये क्या है, वाटर और लाइटर गैंग पार्टिकल्स है सारे। तो ये जो इस तरह का ना जो हल्का कलर है और ये डार्क कलर है, ये क्या है, हेवी पार्टिकल्स है जो नीचे बैठ गए। तो फिर उस तरीके से लाइटर पार्टिकल्स को आगे फ्लश किया जाता है ताकि नीचे हेवी पार्टिकल रह जाए, और इसको कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। यानी इसमें यहाँ पर बताया भी है कि इस प्रोसेस में जो होता है वो क्या होता है, वो कहते हैं इस प्रोसेस में दी ओर पार्टिकल्स आर पोर्ड ओवर दी हाइड्रोलिक क्लासिफायर। तो ये जो ओर पार्टिकल उनको हाइड्रोलिक क्लासिफायर में डाला जाता है। तो फिर उसमें ये कहते हैं वाइब्रेटिंग मशीन होती है और जिसमें ग्रोज होते हैं, और उसमें फिर वाटर को, पानी को डाला जाता है ताकि वो उसके ऊपर यानी फ्लो कर सके। पानी रनिंग कंडीशन में छोड़ा जाता है, और पानी जो है ना वो यानी वो जो होता है यानी जो हाइड्रोलिक क्लासिफायर होते हैं उसमें पानी को छोड़ा जाता है, तो वो पानी से भर जाता है, लेकिन साथ ऊपर पानी फ्लो भी कर रहा होता है। तो पानी जो फ्लो कर रहा होता है, द डेंसर आर सेटल्स इन द ग्रूव्स। तो जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये डेंसर पार्टिकल्स है, जिस तरह वो नीचे ये ग्रूव्स है, उसके ग्रूव्स में बैठ गए, ये भी ग्रूव है, ये ग्रूव्स में नीचे बैठ गए, ये डेंसर पार्टिकल यानी डेंसर में भारी पार्टिकल। और उसके बाद जो यानी
The denser particles are settled in the groove while the lighter gangue particles are washed away. तो ये जो है जो लाइट पार्टिकल्स हैं ये वाले यानी ये सारे जो लाइट कलर के ये सारे क्या है यानी अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये क्या है लाइट पार्टिकल्स हैं ये सारे लाइट पार्टिकल्स ऊपर वाले तो ये क्या है पानी फिर इसको वॉश करके यानी अपने बहाव के साथ फिर इसको ले जाती है साथ। तो अब ये बता रहे हैं कि जो यानी ये जो चीज़ है the denser are settled while the lighter gains particles are washed away. The hydraulic washing method is shown in the figure. तो ये मतलब जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो वॉश हो जाते हैं पानी उसको बहा कर ले जाती है और जो डेंसर होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। इसको कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। तीसरा है फ्रूथ फ्लोटेशन। तो ये कौन सा ये भी एक मेथड है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द वेटिंग ऑफ ओर एंड गैंग विथ पाइन ऑयल एंड वाटर। तो ये जो फ्रूथ फ्लोटेशन है ये भी एक मेथड है ओर्स को मेटल्स को ओर्स से सेपरेट करने के लिए। तो इस मेथड में क्या क्या होता है This method is based on the welting of the ores and gang with the pine oil and water. ये जो मेथड है इसमें जो यानी ओर जो होता है उसको पाइनएप्पल और पानी में डाला जाता है। पाइनएप्पल और पानी में डाला जाता है। तो अब उससे क्या होता है दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। तो ये जो मेथड है इसको अमूमन सल्फाइड के जो ओर्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस मेथड अ मिक्सचर ऑफ वाटर पाइन ऑयल एंड डिटर्जेंट्स आर यूज्ड व्हिच आर मेड टू एजिटेट विद द ओर। तो ये जो है इस मेथड में मिक्सर बनाया जाता है। मिक्सर किस चीज़ का होता है मिक्सर से मुराद ये कि काफ़ी सारी चीज़ों को आपस में यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को जब आपस में मिला दिया जाए मिक्स किया जाए तो उसको कहते हैं मिक्सचर। तो अब मिक्सर में क्या यहाँ पे क्या है मिक्सर में मिक्सचर ऑफ वाटर मिक्सचर है किस चीज़ का वाटर का पाइन ऑयल का और डिटर्जेंट्स का ये उसमें यूज़ किया जाता है। यानी इसमें पानी पाइन ऑयल और डिटर्जेंट्स का मिक्सचर बनाया जाता है और उसके बाद फिर विच आर मेड एजिटेट विद द ओर्स। तो ये मिक्सचर बनाने के बाद ओर को इस मिक्सचर में डाल दिया जाता है फिर उसको एजिटेट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है A blast of compressed air is blown through the pipe of the rotating agitator to produce a froth. The sulfide ores or particles are wetted and coated by pine oil and rise up along with the froth being lighter at the top of the mixture in container from which it is collected. अब यहाँ बता रहे कि ए ब्लास्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर जो ये वाली कंप्रेस्ड एयर यहाँ पर ये इसको क्या इसको इज ब्लोन यानी डाला जाता है थ्रू द पाइप ऑफ ए रोटेटिंग एजिटेटर टू प्रोड्यूस अ फ्रोथ। तो ये जो है यहाँ पर ये जो कंप्रेस्ड एयर है इसको इज ब्लोन थ्रू द पाइप ऑफ रोटेटिंग एजिटेटर। तो ये अब देखिए यहाँ पर एयर है इसको यहाँ पर डाला जाता है ताकि एयर यहाँ पर फिर आ जाता है यहाँ पर इस तरह का एयर इसमें से पास हो जाता है। तो अब एयर जो है ना ये क्या होता है ये जो सुराख है यहाँ से इनमें से निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इस तरह का ना जो एयर है इस तरह का ये इनमें से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये अब बाहर क्या है और पड़ा हुआ है तो यानी a blast of compressed air is blown through the pipe of the rotating agitator to produce froth। यानी ये जो है
ये जो एयर है इसको कंप्रेस एयर को पास किया जाता है ताकि इस पाइप में से ताकि जाग को पैदा किया जा सके। फ्रोथ फ्रोथ यानी जब ये हवा उसमें से पास होती है तो फिर ये इधर सोल्यूशन में जो जब आती है, यानी जो मिक्सचर होता है पानी का, पाइन ऑयल का और जो उसका होता है डिटर्जेंट का होता है, तो उसमें से जब हवा लगती है तो वो हवा क्या हवा पैदा करती है, कंप्रेसर जाग पैदा करती है, फ्रूट पैदा करती है। तो दिसल्फाइड और पार्टिकल्स आर वेटेड ऑन। तो सल्फाइड जो और पार्टिकल होते हैं, सल्फाइड के जो और पार्टिकल्स होते हैं उनको इसमें भिगोया जाता है एंड कोटेड बाय पाइन एप्पल, और पाइन एप्पल से कोट कहते हैं एंड ड्राइज अप अलॉन्ग विद दी फ्रूट। यानी तो फिर क्या होता है, तो ये सल्फाइड जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ऊपर पाइन एप्पल जो आ जाता है तो ये फिर ऊपर आ जाते हैं, राइज अप, यानी ये सल्फाइड पार्टिकल्स के ऊपर जब पाइन आयल लगता है तो ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं, राइज अप अलॉन्ग विद दी फ्रूट, जाग के साथ फिर सल्फाइड पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। और चूंकि जाग जो है क्या है, लाइटर है, तो वो अपने साथ जो सल्फाइड पार्टिकल्स उसको भी ऊपर सरफेस की तरफ लेके आ जाता है और मिक्सचर के टॉप पे लेके जाता है, टॉप ऑफ द मिक्सचर इन ए कंटेनर फ्रॉम विच इट इज कलेक्टेड ऑन। तो अब ये यहाँ पर ये जो है यानी ये इसमें है कि सल्फाइड और पार्टिकल्स, ये सल्फाइड और पार्टिकल्स ये सारे, तो वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल, तो ये वाटर है कंटेनिंग पाइन ऑयल, और ये गैंग है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये गैंग जो है ना ये नीचे बैठ गया है क्योंकि ये हैवी है काफ़ी। उसके बाद वाटर और कंटेनिंग पाइन एप्पल ये क्या है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर वजूद है दरमियान में। और सबसे ऊपर क्या है, ये मतलब सल्फाइड और है क्योंकि ये लाइट वेट का होता है। और ये जाग जो पैदा हुआ है, फ्रूट बबल जो है, ये क्या है, फ्रूट बबल्स हो कैरिंग सल्फाइड हो और पार्टिकल्स, सल्फाइड पार्टिकल्स को ऊपर मिक्सचर के सरफेस पे ले आता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, दी गैंग पार्टिकल्स वेटेड बाय वाटर सिंक टू द बॉटम ऑफ द टैंक, यानी ये इसमें आ जाते हैं बॉटम में, सिंक में जाते हैं, वाटर बीइंग हेवियर। दी फ्रूट कंटेनिंग ऑफ द सल्फाइड ore is transferred to another container, washed and dried। तो फिर ये जो होता है ना, मतलब ये जो टॉप पे चला जाता है सल्फाइड जाग, यानी सल्फाइड और में जो जाग में शामिल होते हैं उनको फिर क्या करते हैं, उनको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है अलग कंटेनर में, अनदर कंटेनर में, वहाँ पे इसको वॉश करते हैं और इसको ड्राई किया जाता है। Thus, sulfide ore is separated from the gangue. The froth flotation froth flotation process is shown in the figure 16.3। तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, यानी जिसमें क्या होता है जिसमें जो ओर्स है, जिसमें जो यानी जो मेटल्स हैं उसको फिर यानी ओर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, मुख्तलिफ जो इम्प्योरिटीज होती है उनसे ओर्स को कैसे अलहदा किया जाता है। तो उसमें ये होता है कि यानी पाइनएप्पल पाइन ऑयल और साथ जो क्या होता है वाटर, ये प्लस वाटर प्लस डिटर्जेंट। तो ये जो है मतलब इसमें क्या होता है, पाइन ऑयल, पानी और डिटर्जेंट में ये जो सल्फाइड का ओर है, सल्फाइड ओर, इसको डाला जाता है। इस तरह ये बताया गया है। ये क्या है, ये कंटेनर है, इसमें जो ना ये मतलब पाइन ऑयल, पानी और डिटर्जेंट्स को यहाँ पर डाला जाता है इस कंटेनर में। तो उस कंटेनर में फिर ओर को डालते हैं, ओर को सल्फाइड ओर को डालते हैं, फिर जब सल्फाइड ओर को डालते हैं तो फिर सल्फाइड, उसके बाद फिर एयर उसमें से पास करते हैं, कंप्रेस एयर। तो कंप्रेस एयर जब उसमें से पास करते हैं तो कंप्रेस एयर यहाँ पर जब आ जाती है इस तरह की, तो फिर क्या होता है, कंप्रेस एयर फिर उसकी वजह से फिर जाग पैदा होते हैं, और फिर जाग जब पैदा होते हैं तो जाग ऊपर की तरफ आ जाता है। और चूँकि जाग का वजन लाइटर वेट होता है
तो ये सल्फाइड जो पार्टिकल, सल्फाइड जो और पार्टिकल होते हैं वो भी अपने साथ ऊपर मिक्सचर के टॉप पे लेके जाए जाते हैं। तो उसके बाद फिर ये जो सल्फाइड जो पार्टिकल होते हैं जाग में उनको अलग किया जाता है, फिर उसको वॉश किया जाता है जाग से, और फिर इसको ड्राई करके अलग किया जाता है। तो इस तरीके से जो सल्फाइड हो रहे हैं उनको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए से अलग किया जाता है। नेक्स्ट है 16.12 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो हम और जो होता जिसम के अंदर मेटल मौजूद थे, और की जो सफाई है, इन शॉर्ट ये कि और की सफाई के वाले से हम पढ़ चुके थे कि और की सफाई कैसे करते हैं। उनको जो मुख्तलिफ किस्म के जो सैंड होता है या राकी सैंड होता है इसमें, या पार्टिकल्स होते हैं, या जो जिसका हम ड्रेसिंग करते हैं राख की, या मुख्तलिफ तरीक़ों से जब हम उसको साफ़ करते हैं। तो उस पहले जो डिस्कशन थी उसमें जो लेक्चर था उसमें यानी उसकी और की सफाई के हवाले से सारा कुछ था। अब और जब साफ़ हो गया तो उससे हमने जो मेटल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनको कैसे निकालना है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये भी एक अलग प्रोसेस है जो कि एक मुश्किल प्रोसेस है। तो अब ये बता रहे कि when the ore is free of gangue and concentrated, जब और जो है उसको फ्री करते गैंग या कंसनट्रेटेड से, मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, तो उसके बाद फिर हम मेटल से निकाल। तो मेरा ख्याल है ये जो टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि ये फिर ना काफ़ी लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो इसलिए हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के हवाले से तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है करामत साबित हो गया होगा, और कोई भी मसला हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।